नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न जो होंगे सीटेट 2011 के प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का है, कक्षा 1 से 5 के लिए। आइए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करने नहीं देंगे बच्चों से? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बी ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कैसा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। सी ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। डी ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सी गतिविधि की आप अनुमति नहीं देंगे, तो हमें अनुमति किसका नहीं देंगे? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ये बच्चों को हम नहीं कहेंगे। अगर इस प्रकार से अगर कहा जा रहा है तो काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, यानी कि जानवरों के सुरक्षात्मक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार मना करना चाहिए, इस प्रकार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सी ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। डी ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाना है बीज अंकुरन की अवधारणा, बच्चों को बेहतर तरीके से समझाना है। तो आप किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर जो होगा पहला हो जाएगा, यानी कि बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराकर हम बच्चों को बीज अंकुरन की अवधारणा आसानी से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन कौन सी बीमारी होगी? यानी कि मीरा को कौन सी हो जाएगी और दिव्या को कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी। बी ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया। सी ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी। डी ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा वह डी होगा, मोटापा और एनीमिया। यानी कि यदि अधिक मात्रा में समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाएगा कोई व्यक्ति या फिर कोई, तो उसे मोटापा से ग्रसित हो जाना पड़ता है। जबकि भोजन में यदि लौह तत्वों की कमी है तो लौह तत्वों की कमी से एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। देखते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से बताना है। ईंधन के बारे में परिचित कराना है बच्चों को, तो कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे उचित पूछा जा रहा है कि कौन से तरीका आप अपना कर बच्चों को ईंधन से परिचित करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जो उत्तर जो होगा वह बी होगा। एक लघु फिल्म दिखाकर खाना पकाना किस प्रकार से उसमें बताया जाता है, इस्तेमाल किया गया है, उसको दिखाकर साथ ही साथ संभावित ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अवधारणा विकसित की जा सकती है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र या पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हो या किस प्रकार की हमें जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए, अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बी ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। सी ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। डी ऑप्शन है
ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। दोस्तों जो इसका सही जो उत्तर जो होगा वह बी होगा। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता मानचित्र पढ़ने के लिए ये आवश्यक कौशलों में शामिल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के रूप में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, डी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने व परिमार्जित करने में। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ने व विमर्श व सीखने की बढ़ावा देना है। यानी कि बच्चों के जो बाहरी परिवेश है उस परिवेश में बालक को जोड़ना, उसके अनुभवों को साथ में अगर कक्ष में लाएंगे तो अधिगम काफ़ी सशक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन से बताना है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। सी ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। डी ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो उत्तर जो होगा वो बी होगा, यानी कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, ठीक है, जिससे कि उसकी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार से साधारण सा प्रश्न पूछा गया है, तो बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बी ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। सी ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। डी ऑप्शन है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर जो होगा बहुत ही सिंपल है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि अर्थ है आपके शब्दावली और परिभाषाओं पर जोर डालना, ये हम नहीं कर सकते। इस प्रकार का अगर किया जाए तो बालक पर क्या होगा, उसके संज्ञानात्मक विकास में बाधक साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार के बालक के ऊपर अधिगम के लिए बोझिल नहीं कर सकते, बोझ नहीं डाल सकते हैं परिभाषा याद करवाने के लिए या फिर किसी शब्दावली याद करवाने के लिए, इस प्रकार का नहीं करवाया जाता है। तो ये उद्देश्य नहीं है, बाकी 3 उद्देश्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग देखते हैं कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट यानी कि बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन से बताना है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बगुला बैठा हुआ है, यानी कि भैंस के पीठ पर जो परजीवी जो होते हैं उस परजीवी कीट को ये बगुला खा लेता है, तो उसकी भोजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है और भैंस पर जो परजीवी कीट जो होते हैं वह साफ हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के सहजीविता का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन से बताना है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बी ऑप्शन है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। सी ऑप्शन है कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। डी ऑप्शन है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न
संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इसका जो सही जो उत्तर जो होगा वह बी होगा, यानी कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही साथ अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। यानी बच्चे यदि उस पाठ्य पुस्तक के मदद से रेलवे टिकट के नमूने को अगर बताया जाए, इससे क्या होगा कि बालक अपने वास्तविक जीवन में जो रेलवे टिकट वो देखता है उसके बारे में समझ विकसित होगी, वह उसमें और जानकारी करेगा, साथ ही साथ अवलोकन भी करेगा, देखेगा कि इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं और किस प्रकार से हमें समझना है। शिक्षक महोदय को ऐसा करवाया जाना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सी ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। बच्चों को हम पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बालक का जो भी अनुभव है, जैसे छोटा छोटा बालक का क्या अनुभव हो सकता है, ये अपने परिवेश में जानवरों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, तो वह उनका एक अनुभव हो गया। उसी अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य के संबंध में बताना है। ऑप्शन है पहला कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बी ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। सी ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए दत्त कार्य जो होता है, असाइनमेंट जो होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्जा करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उसके बाद डी ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वह उत्तर जो होगा वह सी होगा, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए ये होता है सरल प्रयोग, निर्देशन, इस प्रकार के प्रयोग, यानी कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाते हैं, उससे बालक स्वयं सीखने योग्य बन जाते हैं। ये आपका हो सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, ऑप्शन से बताना है क्या हो सकता है। ऑप्शन ए जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। बी ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। सी ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। डी ऑप्शन में है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसका उत्तर जो होगा यही डी हो जाएगा कि जलते हुए ईंधन से जो उत्पादित काला धुआं जो है उसके श्वसन नली में एकत्रित हो गया है, जिससे उसे तेज खांसी आ रही है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 15। प्रश्न संख्या 15 है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बी ऑप्शन में है
बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। सी ऑप्शन है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, यानी टॉपिक को तुरंत बदल देंगे। या कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद, यानी कि लंच के बाद जब पीरियड जो चलता है उसमें बच्चे अपने आप को थकावट महसूस करते हैं और विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। आपका विषय है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने आप आए हुए हैं, लेकिन बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो इसका जो उत्तर जो होगा वह सी होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, यानी कि आप अपने विषय वस्तु को रोचकता लाइए, अपने विषय वस्तु में कुछ ऐसी नवीनता लाइए जिससे बालक उसके प्रति रुचि जागृत ले सके, तत्पश्चात वह पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम लोग कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, क्या आशाएं रहेंगी? ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए है कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो वह उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। बी ऑप्शन है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। सी ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। और डी ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। आप क्या आशा रख सकते हैं यदि कोई बालक शैक्षणिक भ्रमण पर गया है? तो इसका जो आंसर जो होगा डी, यानी कि अर्थ है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। जहाँ जहाँ वो गए हुए हैं जिस शैक्षणिक भ्रमण पर ध्यान से देखें, अवलोकन करें, अपने नोटबुक में टिप्पणियाँ दर्ज करें और बाकी बच्चों या फिर शिक्षकों के साथ वह उसका परामर्श ले सके या फिर कह सकते उस पर चर्चा कर सके। प्रश्न संख्या 17 है कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। दो ढेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ढेरी में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ और अखबार है। ढेरिया दो, दूसरी ढेरिया जो है उसमें क्या क्या रखा हुआ है कि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, इस प्रकार के अलग अलग बांट दिया गया है। अब प्रश्न है कि रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया होगा। क्या मतलब, किस आधार पर इसको अलग अलग किया गया? ऑप्शन से बताना है। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। बी ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। सी ऑप्शन है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। डी ऑप्शन है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर जो होगा वह बी होगा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित करके रखा गया है। ये केला के छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार, ये अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अपघटित नहीं होने वाले वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ऑप्शन ए है AK बनर्जी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई, डी है मेघा पाटेकर। तो दोस्तों आपको भी पता होगा इसका उत्तर जो होगा वह जो होगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। चिपको आंदोलन का मतलब पेड़ पौधे से चिपक कर पेड़ पौधे की रक्षा करना। और यह जो चला गया था चिपको आंदोलन आप लोग को पता होगा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, यानी विटामिन के बारे में बताना है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन है कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। सी ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। डी ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो आपको पता होगा विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए इसका जो उत्तर जो होगा ये होगा कि इसकी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है विटामिन। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया गया था। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या करने के लिए? ऑप्शन से बताना है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, सी ऑप्शन है चिकना और साफ बनाने के लिए, डी ऑप्शन है खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही जो उत्तर जो होगा ये आपका बी होगा, यानी कीटों को दूर रखने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसमें कुछ अवशेष पाए जाते हैं जिसके कारण कीट जो हैं वह दूर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 की तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, किस यानी कि जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा निष्पावन होगा, यानी कि निष्पावन तरीका से ही, ठीक है, निष्पावन तरीका से ही हम दानों को भूसे से अलग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण की किताब आप देखिएगा तो उसमें पहेलियाँ भी दिया हुआ है, तो ये पहेलियाँ देने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यानी कि 3 तो उद्देश्य होगा, एक नहीं होगा। ऑप्शन है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बी ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। सी ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। और डी ऑप्शन है कि बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। आप लोगों को लग रहा होगा बी सी डी ये पॉजिटिव पॉइंट है, ए जो है नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी तरह का कोई भी पाठ्य पुस्तक हो कभी भी बच्चों को भ्रमित नहीं करता है और इस प्रकार के भ्रम में आनंद भी उठाने का नहीं देता है। ये उद्देश्य नहीं होगा कि बच्चों को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाना, इसलिए नहीं दिया जाता है। पहेलियाँ देने का उद्देश्य होता है कि बालक में उत्सुकता बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, बालक में सृजनात्मक चिंतन हो, आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो, साथ ही साथ तर्कना शक्ति का भी विकास हो। इस प्रकार का हम करते हैं। प्रश्न संख्या 22, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की क्या संभावना है? कितना प्रतिशत? 25%, 75%, 50%, 100%। दोस्तों जो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 50%, यानी कि 50% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 है कि टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा क्या है? ऑप्शन से बताना है। कि पहला ऑप्शन है कि उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। सी ऑप्शन है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। डी ऑप्शन है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा कि एक उल्काभ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वह आग पकड़ देता है, उसको बोलते टूटता तारा, उल्का पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। 25 क्वथनन, ठीक है, क्वथनन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? वाष्पीकरण में अंतर बताना है और उबलना में अंतर बताना है। तो बताइएगा, क्वथनन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। सी ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। इसका उत्तर जो हो जाएगा वह डी होगा, यानी कि वाष्पीकरण की दर किसी भी तापमान पर होती है। वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन क्वथनन नहीं। क्वथनन के लिए खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जल सब के लिए अलग अलग हो जाती है।
प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या हमें शामिल करना है प्राथमिक स्तर पर? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। बी ऑप्शन में छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। क्या हम आकलन करने में क्या क्या शामिल कर सकते हैं दोस्तों? इसका जो उत्तर जो होगा वह डी हो जाएगा। डी कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, इस प्रकार से हम करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? कारण बताना है। नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन से बताना है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। बी ऑप्शन में है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। सी ऑप्शन में है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका जो उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नमकीन पानी का जो घनत्व जो होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस प्रकार से नींबू उसमें डूब जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम लोग देखते हैं कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से बताना है। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सी ऑप्शन है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और डी ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका सी होगा, कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे हम लोग, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन से बताना है। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। बी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम नाम होता है। सी ऑप्शन है कि रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। डी ऑप्शन है रक्त में मच्छरों के लार्वे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में यानी आरबीसी में मलेरिया परजीवी की जांच की जाती है। उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। इसी के कारण मलेरिया उत्पन्न हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसके रक्त की जांच की जाती है और उस रक्त में अगर प्लाज्मोडियम की मात्रा है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो उस व्यक्ति में मलेरिया की पुष्टि हो जाती है। प्रश्न संख्या 30 जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 30 देखेंगे हम लोग कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कहानी या फिर कविता का प्रयोग किया गया है और दिया भी गया। आप NCERT के कक्षा 3, 4, 5 का जो पर्यावरण का किताब है उसमें देख सकते हैं। तो लाने का उद्देश्य क्या है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करने के लिए क्यों लाया गया है, कथन का प्रयोग किया गया, ऑप्शन से बताना है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और डी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यानी कि कविता कहानी इस देने का उद्देश्य यही होता है कि वह स्थानीय साथ ही साथ विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को वह खोजे, उसकी कल्पना करने की उसमें योग्यता विकसित हो सके, इस प्रकार के कल्पनाशील विकास हो सके, ये मदद करता है। इसलिए वह चीज़ दिया हो रहता है। तो इस प्रश्नों को हम लोग देखें। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।